हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेक क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने लास्ट 2 वीडियो जो थे हमारे चैनल के, वो बहुत ही ज्यादा आपने बहुत अच्छे से प्यार दिया। और कमेंट जो है ना, मेरे लिए बहुत ही अप्रिशिएबल है। आपके जो आपने कमेंट किए, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बस ऐसे ही क्या होता है, अगर आप लोग देखते हो, प्यार देते हो, तो और प्रोत्साहन मिलता है ना। अंदर से क्या होता है, एक फीलिंग आती है कि हाँ, और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे ही आज हम नया हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी जो भाई बंधु जो अब थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं ना, लेट से देख रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की तरफ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये लेक्चर आपको मिलेगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। कई दिनों से बच्चे क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सर हमें क्या है, जो बचे हुए टॉपिक है वो भी आप जल्दी से जल्दी दीजिए। बिल्कुल जी, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। और एग्जाम जैसा कि पास में जल्दी से जल्दी आपको सारा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। चाहे करंट अफेयर वाला था, वो भी मैंने आपको डिलीवर किया। इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमें नाम से समझ में आता है कि ये म्युनिसिपल, इसका मतलब इसके साथ में डील कौन करेगा, म्युनिसिपैलिटी आपकी डील करेगी। तो इसके अंदर पहली बात तो वही कचरा आएगा जिसको म्युनिसिपल डील करेगा। अच्छा जी, सॉलिड यहां पर लिखा हुआ आ गया सॉलिड, इसका मतलब क्या ये सॉलिड ही होगा? अच्छा जी, यहां पर सॉलिड सिर्फ नाम लिया गया है, लेकिन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की अगर मैं बात करूं आपका, अगर आप कह रहे हो MSW है ना, MSW, इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ वो ही आप यहां पर वेस्ट लेके जाओगे जो किस फॉर्म के अंदर है, जो कलेक्ट हो सकता है ना, इजिली कलेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद में क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बात आई समझ में? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है MSW के अंदर कौन सा वेस्ट है जो कलेक्ट किया जा सकता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फर्दर डंपिंग कहां करनी है या इससे क्या कंटेंट बनेगा, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए तीन बातों का मतलब, म्युनिसिपल, सॉलिड और वेस्ट। अच्छा जी, अब तीसरे वर्ड पर चलते हैं, वेस्ट। वेस्ट का क्या मतलब है? देखो, रॉ वाटर इंजीनियरिंग का हमारा लेक्चर चल रहा है ना, वहां पर क्या हो रहा है, हम लोग वाटर जो है अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है, अभी फिल्टर हो रहा है। जैसे हमारे पास पहुंचेगा, उस वाटर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यूज करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। आप नहाए, ठीक है, तो आपके साथ क्या थे, फॉर्म्स वगैरह गए, सोप के, शैम्पू के, वो क्या हुआ, वेस्ट में जनरेट हुआ। और ये वेस्ट, इसके अंदर आपका क्या हो सकता है, जो आपके टॉयलेट्स है उनका ह्यूमन एक्सक्रेटा भी हो सकता है, और आपके बाथरूम वेस्ट भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे जब चले जाते हैं तो इन्हें हम सीवेज भी बोलते हैं। इस वेस्ट को हम सीवेज भी बोला करते हैं, लेकिन मैं ये सीवेज अभी नहीं समझाना चाह रहा। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वेस्ट किस कैटेगरी का। वाटर को जब हमने यूज कर लिया तो उसके बाद में जो हमसे निकला हुआ है, चाहे वो हमारा यूरिनली क्यों ना हो, चाहे हमारे नहाए हुए वाला पानी क्यों ना हो, बाथरूम का वेस्ट क्यों ना हो, यूटेंसिल साफ किया हुआ पानी क्यों ना हो, वो सारा का सारा क्या है, वेस्ट है। वो तो क्या है आपका वेस्ट वाटर। सेम इसी तरह से अगर आपने कोई भी सॉलिड या सेमी सॉलिड चीज जो इस्तेमाल करी, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सॉलिड कोमा, देखो क्या है यहाँ पर, सेमी सॉलिड भी हो सकती है वो, है ना। जो भी चीज आपने यूज करी और इसको यूज करने के बाद में ये आपके काम की नहीं है, यूज कर लिया आपने इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अगर आपने इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तो अब ये किस कैटेगरी के अंदर चला गया, ये चला गया वेस्ट की कैटेगरी के अंदर। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने वाटर को यूज किया, यूज करने के बाद में उसे क्या बोला कि ये अब हमारा यूज किया हुआ गंदा वाटर है, इसे क्या बोल दिया हमने, वेस्ट वाटर बोल दिया, कि वो डिस्कार्ड कर दिया, अब हमारे यूज का नहीं है ना। आगे तो ये अब जो वेस्ट वाटर है ये चला जाता है आगे जाके, ये अपने इसको क्या बोल दिया, इसके अंदर जब ह्यूमन एक्सक्रीटर भी ऐड कर दिया और इसके अंदर बाथरूम वेस्ट सारा कुछ इंक्लूड कर दिया, इसे क्या बोल दिया, सीवेज बोल दिया। सेम उसी तरह से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल जब क्या कर देते हो आप, यूज करने के बाद में आपके यूज करने का जो डिस्कार्ड कर दिया आपने कि नहीं अब और काम का नहीं है, इसे हमने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, ठीक है। डिस्कार्ड करने के बाद में किस कैटेगरी के अंदर चला जाता है, वो वेस्ट की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। बात समझ में? ये तो हुआ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब। आगे बढ़ेंगे और अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं और बात करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, या बात करें वेस्ट की, किस किस तरीके का वेस्ट होता है। चलिए जी बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक तो आपका होगा यहां पर डोमेस्टिक, जो आप लोग अपने घरों से कचरा निकालते हो यूज करने के बाद में, कोई भी मटेरियल आपने यूज किया, सपोज दैट आपने वेजिटेबल्स यूज करी है ना, उसका भी आपके पास क्या होता है, जो पिल्ड किया हुआ मटेरियल है वो बच जाता है, फ्रूट्स का वेस्ट बच जाता है। ये सारे जो है ये कहां से निकल रहा है, ये डोमेस्टिक वेस्ट है। बात समझ में आ रही है? ये सारा का सारा क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट है। अगर मैं सेकंड बात करूं तो यहां पर क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज से भी वेस्ट निकल रहा होगा क्या, कुछ इंडस्ट्रीज भी बचा रही होंगी क्या, हाँ जी बिल्कुल, वहां से भी कुछ वेस्ट बच रहा होगा। अगर किसी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल यूज किया तो क्या पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जो है उसका जो यूज है वो क्या एक न्यू थिंग का प्रोडक्शन करने के अंदर लग गया क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा, कुछ ना कुछ तो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचे ही होंगे, और उसे भी हम किसी कैटेगरी के अंदर ले जाते हैं,
वेस्ट की कैटेगरी के अंदर ले जाते हैं। अच्छा जी, ये अगर डोमेस्टिक था तो हम इसे क्या बोल सकते हैं भैया, डोमेस्टिक वेस्ट बोल सकते हैं। लो जी, डोमेस्टिक वेस्ट बोल दिया मैंने। और ये डोमेस्टिक वेस्ट जो है ना, इसको आप क्या बोलते हो, म्युनिसिपल भी बोलते हो। बात समझ में आ रही है? इसको आप म्युनिसिपल भी बोलते हो, म्युनिसिपैलिटीज के साथ डील करती है। ये जो आपका वेस्ट है ना, यहां से जो है, इसे आप क्या बोलोगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलोगे। बात समझ में आ रही है? इसे आप क्या बोलोगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलोगे। दोनों जगह से है, डोमेस्टिक से भी आया और इंडस्ट्रियल से भी आया। दोनों कैटेगरी से अलग अलग वेस्ट मिलेगा, अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे, अलग अलग हैजार्डस बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो हैजार्ड यहां से आपको मिल रहे हैं डोमेस्टिक वेस्ट के डिस्पोज होने से, या इसके मैं अगर बात करूं डिकम्पोज होने से, वही आपको इंडस्ट्रीज के मिलेंगे। इंडस्ट्रीज वाला भी ज्यादा हानिकारक है। ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक नहीं होता, जब इसके अंदर प्यूट्रिसिबल मटेरियल्स होंगे, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा, अगर वो डिकम्पोज होगा तो अडर भी छोड़ेगा, गैसेस भी छोड़ेगा, और वो क्या करेगा, आपको हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी के अंदर ले जाता था। चलिए, इतनी बात भी समझ में आई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर पास्ट के अंदर क्या हुआ। एक घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे मैंने क्या किया है, हर लेक्चर के अंदर जिस भी टॉपिक का अपना होता है और उससे रिलेटेड अगर कोई पास्ट में ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो पूछा जा सकता है, मैंने आपको दिया। इससे पहले देखो, मैंने आपको 1952 भी दिया, आपको मैंने 3/12/1984 भी दिया। बात समझ में आ रही है क्या? ये सारा का सारा डेटा आपको मिल चुका है। ऐसे ही मैं आपको यहां पर नोट के अंदर 2 पॉइंट और देने वाला हूं। देखो, एक ना ब्लैक डेथ करके है आपका ना, ब्लैक डेथ ये कहां पे हुई थी, ये यूरोप के अंदर हुई थी। बात समझ में आ रही है? और कब हुई थी? ये 14th सेंचुरी के अंदर हुई थी। जो आपके पॉल्यूटेंट थे ना, वेस्ट वाले, वो डिस्पोज होकर उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट के अंदर इतना पोल्यूशन फैलाया। पोल्यूशन फैला कैसे? देखो, कोई भी मटेरियल अगर आपका वेस्ट किसी जगह पर पड़ा है ना, मैंने सपोज दैट किसी एक्स प्लेस पे बोल दिया कि मैंने यहाँ पर 3 दिन तक लगातार कचरा फेंका और 7 दिन नहीं फेंका, है ना, या आप रोज भी फेंकते रहो, लेकिन अगर इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ये बातें हम पूरी की पूरी कर चुके हैं वैसे, ऑर्गेनिक मैटर है, और अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो क्या इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके हैं, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ एनर्जी उन्होंने यूज किया किसको, कार्बन को, और वो कार्बन उन्हें कहां मिली, इस वेस्ट के अंदर मिली। तो क्या इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल जी, यही बात आपको समझनी है, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये डिकम्पोजिशन होगा तो क्या ये यहां पर अडर प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या यहां पर फोल, देखो, फोल गैसेस निकलेंगी क्या? बिल्कुल निकलेंगी। और क्या यहां पर फ्लाइज मंडराएंगी क्या? बिल्कुल जी, फ्लाइज भी मंडराएंगी। क्या यहां पे रैट भी आएंगे क्या? रैट भी आएंगे। ठीक है, तो क्या अभी इस वेस्ट से मैं अगर यूं कहूं कि रोडेंट प्लेग है ना, रोडेंट प्लेग जो है आपका, मतलब चूहों वाला जो प्लेग है, वो फैल सकता है क्या? बिल्कुल जी फैल सकता है। ऐसी ही एक मौत कही जाती है, इसे नाम लिया जाता है ब्लैक डेथ, है ना, यूरोप के अंदर फैली थी 14th सेंचुरी के अंदर। चलिए, ये तो हुई ग्लोब की बात, बाहर निकले हम। अब आते हैं थोड़ा इंडिया पे। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी ऐसी ही एक घटना हुई है, जब लोगों ने क्या किया था, जितना भी उनका वेस्ट था, कहां पर डाला, स्ट्रीट्स पर डाल दिया, है ना, खाली पड़े प्लॉट्स में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, और ये डालते चले गए। और 1994 के अंदर क्या हुआ, एक न्यूमोनिक, मैं अगर बात करूं तो न्यूमोनिक प्लेग फैला। किस जगह पर फैला न्यूमोनिक प्लेग जो है, ये आपका, ये फैला गुजरात की सूरत सिटी के अंदर। गुजरात और किस जगह पर, सूरत के अंदर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, और दोनों देखो कुछ कुछ रिलेटेड है। ब्लैक डेथ जो है आपकी, ये कहा यूरोप की 14th सेंचुरी की, और यहाँ क्या हो रहा है इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1994 के अंदर न्यूमोनिक प्लेग फैला था सूरत, गुजरात के अंदर। क्यों फैला था? क्योंकि कचरा जो है क्या हो रहा था, उसका पूरी तरह से क्या हो रहा था, मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, डिस्पोजल नहीं हो रहा था। क्या हुआ, स्ट्रीट्स पर पड़ा है कचरा, है ना, आपके प्लॉट्स के अंदर पड़ा है, खाली प्लॉट्स के अंदर पड़ा है, जैसा कि अमूमन हम देखते ही हैं। अर्बन सिटीज के, अर्बन की अगर मैं बात करूं, अर्बन एरियाज की, तो सिटीज के अंदर क्या होता है, अगर किसी प्लॉट आसपास में खाली पड़ा, सब वहीं पे डंप करना शुरू कर देते हैं। जब ये वेस्ट ज्यादा से ज्यादा डंप होना शुरू हो जाएगा तो इसका डिकम्पोजिशन भी तो होगा ना भैया। अगर डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेगा कार्बन को। इट मीन दैट कि वहां पर क्या होंगे, हैजार्डस गैसेस निकलेंगी क्या? बिल्कुल निकलेंगी। क्या वहां पर बाकी सब जीव जंतु जो आपके कचरे को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, मंडराएंगे क्या? बिल्कुल मंडराएंगे। ठीक है, और क्या यहां से बीमारियां फैलेंगी? बिल्कुल फैलेंगी। ठीक है, ऐसा ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडिया के अंदर, गुजरात, सूरत के अंदर हुआ, और 14th सेंचुरी के अंदर कहां हुआ, यूरोप में ब्लैक डेथ। ठीक है, ये आपको रखना है याद। चलिए जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, कुछ ना इवेंट्स कई बार पूछ ले जाते हैं, जैसे 1952 वाला है ना, लंदन स्मोक, ये याद रखने होते हैं। क्यों याद रखने होते हैं? अगर यहां से, इस पॉइंट से मान लो कोई बेसिक क्वेश्चन ही मिलेगा कि ये घटना कब हुई, है ना, तो आप, अब जैसे मैंने फोटोकेमिकल स्मोक में भी बताया था आपको, लॉस एंजलिस, तो ये ना याद रखने वाली चीजें हैं। और क्यों बता रहा हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मुफ्त के नंबर होते हैं। सपोज दैट आपसे पूछ ले कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई,
है ना, उसमें गैस कौन सी निकली थी, और कई बार पूछा हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड आपकी, और कारखाना कौन सा था, सपोज दैट इस बार कारखाना पूछ ले तो भैया ये था यूनियन कार्बाइड का, ये भी मैंने आपको लिखवाया है, बिल्कुल लिखवाया है, यूनियन कार्बाइड का कारखाना था। और ये कंपनी जो थी ये क्या थी, फर्टिलाइजर बनाने वाली थी, पेस्टिसाइड बनाती थी, और ये एक आपकी कौन सी यूएन बेस्ड क्या थी, एमएनसी थी। ये सारा डेटा मैं आपको दे चुका हूं। ऐसे ही लॉस एंजलिस के बारे में मैंने आपको दिया, लंदन स्मोक के बारे में दिया। बस मेरे द्वारा जो करी हुई मेहनत है ना उसका आप यूटिलाइज करो। मजा तब आएगा जब एग्जाम के अंदर हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है जी, चलिए जी अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, आपका जितना भी वेस्ट आपने क्या किया, डालकर आ गए, आप कहीं भी खाली प्लॉट के अंदर डाल के आ गए किसी भी जगह पे, या मैं यूं कहूं कि म्युनिसिपल वाले भी अगर लेके गए है ना, उन्होंने भी डंप कर दिया वेस्ट को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वेस्ट को क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर एक्स जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, है ना। और ये कुछ ऐसा सा बन गया, ये लो ये बन गया जी। यहां पर क्या क्या पड़े हैं, यहां पर पड़े हैं पेंट्स, यहां पर पड़े हैं इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सब कुछ पड़ा है यहां पर पड़े सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है। और इसके अलावा आपका यहां पर डोमेस्टिक वेस्ट भी पड़ा है, बात समझ में आ रही है, डोमेस्टिक वेस्ट भी पड़ा है। अब ये पूरा मटेरियल जो यहां पर पड़ा है देखो, और ऊपर से क्या हुआ, मैं यहां पर बनाता हूं बादल, ये हमारा बादल है भैया, और ये बादल जो है ना इसको अंदर से वेस्ट मिटाओ पहले तो, है ना। इस यहां से क्या हो रही है, बारिश आना शुरू हुई। अब बारिश आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि आपका जो डंपिंग वाला यार्ड है उसको छोड़ देगी, डंपिंग वाली जगह पे नहीं आएगी भैया, पानी बरसेगा तो सब जगह बरसेगा ना। अब पानी बरसा, पानी बरसने से क्या हुआ, आपके पेंट, इंसेक्टिसाइड, नेपकिंस और ये जो है ना सारा मटेरियल डोमेस्टिक वेस्ट वाला, ये रेन वाटर के कांटेक्ट में आया। किसके कांटेक्ट में आया भैया, रेन वाटर के कांटेक्ट में आया। अगर रेन वाटर के कांटेक्ट में आया तो यहां पर क्या होगा, इनके अंदर से क्या होता है, देखो पानी के कांटेक्ट में आया, और ये है कौन सा मटेरियल, पहले तो ये बात समझो, ये वो मटेरियल है जो आपका वाटर के साथ फ्लो नहीं कर सकता। ये याद रखना, जो चीजें वाटर के साथ, वो वेस्ट जो वाटर के साथ फ्लो कर सकते हैं ना, उन्हें तो हमने क्या बोल दिया, सीवेज बोल दिया। बड़ा छोटा सा वर्ड है, छोटा सा वर्ड है फ्लो, लेकिन देखो दो चीजों के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गया। अगर मैंने बोला कि वाटर के साथ जो वेस्ट फ्लो हो सकता है उसे हमने क्या बोल दिया, सीवेज, और ये वो वेस्ट है जो आपके फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या न चलेगा, किसी और कैटेगरी के अंदर चलेगी। समझ रहे हो आप। अब ये तो वाटर के साथ फ्लो तो कर नहीं सकते, यहीं पड़े हैं। अब जब ये क्या होगा, वाटर के टच के अंदर आएंगे तो यहां पर क्या होगा, कुछ एक केमिकल बनेगा, और ये केमिकल जो है ना आपका इस कचरे के अंदर से क्या करेगा, सीप करेगा, और कहां जाएगा भैया, ग्राउंड के अंदर जाएगा। आपको ये तो पता ही है कि सॉइल जो होती है कैसी होती है, पोरस होती है, बहुत ज्यादा पोरस होते हैं सॉइल के अंदर, पोर तो होते हैं ना, तभी तो सॉइल के अंदर गीली भी मिलती है आपको, ड्राई भी मिलती है, वेट और ड्राई दोनों पोजीशन मिलती है ना। अब क्या होगा, इस सॉइल के अंदर से, है ना, यहां पर क्या है, सॉइल ही तो है, सॉइल के अंदर से ये केमिकल जो आपका है ये सीप करेगा, और कहां पहुंच जाएगा भैया, ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा। अब ग्राउंड वाटर तो आपको पता ही है, अगर मैं GWT कहूं, सिविल इंजीनियरिंग वालों को भी पता होगा और दूसरों को भी पता होगा। ग्राउंड वाटर टेबल का मतलब भैया, ग्राउंड के अंदर जो नीचे क्या है आपका पानी, जिस पानी को आप क्या कई बार ग्राउंड वाटर भी बोलते हो, वो पानी जो है उसके अंदर ये केमिकल मिक्स होगा, तो क्या उसे कंटेमिनेट कर देगा, क्या बिल्कुल कंटेमिनेट कर देगा। और इस केमिकल को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लीचेट। याद रखना है, भूलना नहीं है, क्या बोला जाता है, लीचेट। मैंने आपको पूरी कहानी समझाई बड़े सिंपल शब्दों में। मैंने आपको ये बोला कि एक डंपिंग यार्ड है जहां पर आपके म्युनिसिपल पार्टी ने भी फेंक दिया कचरा, और वो कलेक्ट क्या करके लाए थे, डोमेस्टिक वेस्ट भी लेके आए थे, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड, नैपकिन्स, जितना भी कचरा था सारा उठाकर एक जगह पे डाल दिया डंपिंग यार्ड के अंदर। अब क्या हुआ, आपकी रेन आई, बारिश आई, पानी बरसा भैया, ये सारे के सारे मटेरियल जो है ना ये वाटर के साथ फ्लो तो कर नहीं सकते, ये तो आप जानते हो, है ना। फ्लो नहीं करते तो क्या होता है, पानी के साथ ही गलना शुरू कर देते हैं जब पानी इनके संपर्क में आता है। तो ये क्या करते हैं, एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल बहुत ही हैजार्डस होता है। वो क्या करता है, सीप करता है, और कहां चला जाता है, ग्राउंड वाटर के अंदर। अब ऐसा केमिकल जिसके अंदर इन सब के अंदर से, इन सब मटेरियल के अंदर से एक एलिमेंट भी अगर चला गया, समझ रहे हो, अगर एक एलिमेंट आर्सेनिक ही चला गया, सपोज दैट, अगर आर्सेनिक की WHO की लिमिट पता है आपको 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है, और अगर यहां से जाएगा, इस मटेरियल के अंदर से जाएगा जब आर्सेनिक नीचे ग्राउंड वाटर के अंदर, और वापस आप उसे ग्राउंड वाटर को पी लोगे, तो आपको क्या बीमारियां नहीं होंगी भैया, टाइफाइड सबसे बड़ी बीमारी, पानी से फैल रही है। फिर अगर मैं बात करूं पोलियो, पानी से फैल रहा है, ग्राउंड वाटर से भी फैल रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी और बीमारियां हैं जो इस कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर की वजह से आपको हो जाती हैं। आपको क्या याद रखना है, इस केमिकल को बोला क्या जाता है, लीचेट बोला जाता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या कौन कौन से आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कौन कौन से टॉक्सिक मेटल्स है, सारी स्टडी करेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको, किसको क्या बोला हमने, क्या काम किया, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का। क्या होता है कई बार ये ना एक दिमाग के अंदर एक स्टोरी सी बन जाती है, उसकी अगर एक पिक्चर पड़ी हो ना तो तुरंत सारा कुछ याद आ जाता है। ये हमने देखा कि आपका जो लीचेट है ना, ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो बना कहां से भैया, रेन वाटर जब संपर्क में आया किसके, MSW के, है ना, संपर्क में आ गया। अब वहां से क्या हुआ, आपका एक लिक्विड प्रोड्यूस हुआ जिसे आपने बोला लीचेट। अब इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है ये लीचेट, है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे ही डिस्कस किया जाएगा और कोई बात नहीं करेंगे अपने, है ना। देखो इस लीचेट के अंदर है क्या, है ना, हमने बोला ये एक केमिकल बना और ये केमिकल जो है उसे क्या बोल दिया, लीचेट बोल दिया हमने। इसके अंदर क्या क्या है, देखो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पर जाइलिन है, क्या, बिल्कुल जी जाइलिन है। और क्या यहाँ पर जाइलिन हाइड्रोकार्बन के अलावा आपको टोलुइन भी मिलेगा, क्या, ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, टोलुइन भी मिलेगा। और इस तरीके के न जाने कितने ही, आर्सेनिक तो है ही है ना, लेड भी है ही है, बहुत सारे और भी ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो आपको बीमारियां फैलाने के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ग्राउंड वाटर के अंदर से। तो ठीक है जी, ये बातें हुई लीचेट की। अब लीचेट के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, इतनी जानकारी बाकी आगे के अंदर मिलेगी, आगे का जब वापस टॉपिक आएगा ना इसका तब हम पढ़ेंगे। अब हम वापस चलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के ऊपर, जहां से हमने शुरू किया था। देखो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर भी ना एक चीज बताता हूं मैं आपको, कई बार आपको ना कुछ वर्ड जो होते हैं इनसे गुजरना पड़ता है। एक तो होता है आपका होमोजीनियस, ठीक है, ये वर्ड भी साथ में डिस्कस करना जरूरी है। और दूसरा वर्ड होता है हेट्रोजीनियस। ये दोनों देखो क्या चीजें हैं। जब मैंने बोला कि एक ही तरीके के मटेरियल से बनी हुई कोई चीज है तो वो क्या सी हो जाती है, होमोजीनियस। अरे भैया समघाती, और इसको आप क्या बोल देते, देखो वहां पर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, सममांगी और विषमांगी पढ़े होंगे, है ना। या मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर कौन सी वर्ड है, होमोजीनियस समघाती बोला जाता है इसे, है ना। और हेट्रोजीनियस विषमघाती बोल दो आप, है ना, इस तरीके से बोल दो। एक ही तरीके की प्रॉपर्टीज जो सारा मटेरियल कंटेन करेगा तो उसे क्या बोला जाता है, होमोजीनियस। जब अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं एक ही जगह पर तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस। और आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट किस तरीके का मिक्सर है, ये आपका मिक्स है, हेट्रोजीनियस मिक्स है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसके एक ही मटेरियल के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज है। कुछ ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज होने वाला है, कुछ ऐसा भी है जो नॉन डिकम्पोजेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है अगर मैं बात करूं तो। अच्छा जी, क्या ये MSW जो है आपका गार्बेज भी हो सकता है, क्या, बिल्कुल जी, अभी मैंने नहीं बताया, मेरे को पता है गार्बेज। क्या ये रबिश भी हो सकता है, क्या, बिल्कुल जी, ये रबिश भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपका भैया नॉन प्यूट्रिसिएबल, यहां पर एक वर्ड आ रहा है नॉन प्यूट्रिसिएबल, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पर क्या होता है, हर टॉपिक की ना अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें स्टडी करनी पड़ती है। वेस्ट के अंदर हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया, वाटर के अंदर भी हमने कई बार बात करी, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंट स्टडीज में भी बात करी। लेकिन प्यूट्रिसिएबल जो है ना, ये एक नया वर्ड है और MSW के अंदर बहुत बार यूज होगा, तो मैं इसे बता रहा हूं। देखो नॉन प्यूट्रिसिएबल का मतलब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा कंटेंट जो बायो डिग्रेड नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, जिसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो मैंने क्या बोला, नॉन प्यूट्रिसिएबल अगर आपका सॉलिड वेस्ट है तो वो कौन सा हो जाएगा, रबिश हो जाएगा। लेकिन गार्बेज, ये जो आपका गार्बेज है ना, ये देखो फ्रूट्स, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे पिलिंग, ऐसा मटेरियल जो क्या होता है 2 या 4 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी आपको क्या दिखता है, डिकम्पोज होता हुआ दिखता है, उसे क्या बोलोगे आप, गार्बेज बोलोगे। रबिश को आपने क्या बोला, नॉन प्यूट्रिसिएबल। मैंने यहां पर नॉन प्यूट्रिसिएबल बोला है, मैंने अभी तक कम्बस्टिबल नॉन कम्बस्टिबल की बात नहीं करी, है ना। आप लोग अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। देखो रबिश को मैंने सबसे पहले कैटेगराइज किया कि नॉन प्यूट्रिसिएबल। नॉन प्यूट्रिसिएबल का मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यहां पर कार्बन नहीं है और यहां पर इसका डिकम्पोजिशन होना भी स्टार्ट नहीं होता, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। बात समझ में आ रही हो क्या। हमारे गार्बेज में, अगर गार्बेज की बात करें तो फ्रूट्स और वेजिटेबल का वेस्ट, ये आपको पता है 1-2 दिन के अंदर ही गलने लगता है अगर घर पे भी पड़ा हो तो। और अगर ये डंपिंग यार्ड पर गया तो वहां पर भी आपको पता है इसका डिकम्पोजिशन तो श्योर है होगा। तो एक कैटेगरी बन गई ना, हमारे एक दिमाग के अंदर एक पिक्चर बन गई कि गार्बेज कौन से हैं जो प्यूट्रिसिएबल है और रबिश कौन से हैं जो नॉन प्यूट्रिसिएबल मैटर है आपका। चाहे आप बोलो ऑर्गेनिक मैटर, नॉन प्यूट्रिसिएबल ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी ऑर्गेनिक है तो प्यूट्रिसिएबल तो हो गए, नॉन प्यूट्रिसिएबल ऑर्गेनिक मटेरियल को आप क्या बोल सकते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बोल सकते हो। चलिए अब आते हैं रबिश के अंदर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रबिश के अंदर मैं आपको बताऊं एक और कैटेगरी पॉसिबल है, और वो कैटेगरी कौन सी है आपकी, एक तो है कंबस्टिबल, है ना, कंबस्टिबल हो सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी है आपकी नॉन कंबस्टिबल, है ना। ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे
क्यों रखने पड़ेंगे? क्वेश्चन आ सकता है यहां से, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा ऐसा रबिश है जो नॉन क्या है आपका कंबस्टिबल है। आप वहां पे प्यूट्रिसिएबल के अंदर मत फंस जाना। प्यूट्रिसिएबल एक वर्ड है जो काम लिया गया बायोडिग्रेडेबल के लिए, सेम ही चीज है, अलग नहीं है। आप फिल्टर में स्टडी कर चुके हो, वहां पर मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो किसके साथ होती है? वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के साथ तो हो ही नहीं सकती ना। तो वही बात आपको समझा रहा हूं, नॉन प्यूट्रिसिएबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इधर आते हैं कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मटेरियल आपका वो है जो आपको डिकम्पोज होने के बाद में क्या दे रहा है? यूजेड मटेरियल, मतलब यूज करने के लिए। अगर मैं कहूं कि यूज में आ रहे हैं फर्दर, इनके जो क्या है प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में? जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एरोबिक रिएक्शन है और नॉन एरोबिक रिएक्शन है या एनाएरोबिक रिएक्शन है तो आपको एंड प्रोडक्ट अलग अलग मिलते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि एरोबिक रिएक्शन अगर होंगी तो एंड प्रोडक्ट जो आपके कैसे होंगे? वो स्टेबल होंगे, ठीक है, स्टेबल होंगे और सही होंगे, जो आपके यूज में आ सकते हैं। और अगर एनाएरोबिक रिएक्शंस हो रही हैं तो एंड प्रोडक्ट आपके अनस्टेबल होंगे। बात समझ में आई? चलिए यहां बात करते हैं थोड़ी सी। यहां पर कंबस्टिबल मटेरियल अगर है तो आपके एंड प्रोडक्ट जो होंगे वो आपके यूज में आएंगे। लाइक आपको यहां पर एनर्जी मिल सकती है और इस एनर्जी का आप यूज कर सकते हो। अगर नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? क्या इसके डिकम्पोज होने से? भैया मे भी मिल जाए और मे भी ना भी मिले, कोई यहां पर गारंटी नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि मैं लिखवा दूं आपको 2-4 इसके कंबस्टिबल के और नॉन कंबस्टिबल के, थोड़ा इजी हो जाता है समझने में। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। देखो कंबस्टिबल के अंदर कौन से आएंगे, फिर भी आप थोड़ा सा अगर माइंड भी यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कंबस्टिबल के अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल जो आग पकड़ सकता है? तो देखो पेपर पकड़ सकता है ना आग। पेपर के अलावा बताओ और क्या चीज आग पकड़ सकती है? आपका फॉइल तो आग नहीं पकड़ता भैया, फॉइल पेपर जो है ना आग नहीं पकड़ता, याद रखना। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है ना वो आग नहीं पकड़ता। इसके बाद में क्या क्या आ सकता है इसके अंदर? प्लास्टिक आग पकड़ता है। प्लास्टिक के अलावा टेक्सटाइल, ये याद रखना आपको। टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट जो है आपके, वो सारे के सारे आएंगे। चलिए जी अब नॉन कंबस्टिबल के अंदर चलते हैं। नॉन कंबस्टिबल में आपके कौन से आएंगे? यहां पर आएगा आपका ग्लास। भैया कांच आग पकड़ता है क्या? नहीं पकड़ता। फिर उसके बाद में ये एक अलग ही तरीके का वेस्ट है। और ग्लास का मैं आपको बताऊं ये रिसाइकलेबल भी है। ये ना अपने दिमाग में पिक्चर से क्रिएट करते हैं। चलो जैसे कोई वर्ड है ना उसको ये मत समझो कि मतलब 5-6 लाइनें हमें लिखी हुई मिले पढ़ने को फिर ये हमारा दिमाग काम करे, नहीं। नॉन कंबस्टिबल मटेरियल मतलब ग्लास तो रिसाइकेबल है, बिल्कुल जी है। प्लास्टिक भी आपका क्या है? रिसाइकेबल है। नॉन कंबस्टिबल में हमने क्या पढ़ा? एक तो आपका ग्लास के बाद में आपकी क्रोकरी। देखो क्रोकरी भी क्या है? नॉन कंबस्टिबल है, आग नहीं पकड़ती। ठीक है, ये आपके 2-3 एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और दूं क्या? आपका मेसनरी का प्रोडक्ट, जितना भी मेसनरी का प्रोडक्ट है ना आपका, वेस्ट वगैरह है जो, वो सारे के सारे क्या है? नॉन कम्बस्टिबल है। अरे भैया टूटी हुई कंक्रीट, ईंटों के टुकड़े है ना, ये सारा कुछ जो सीवेज में भी डाल दिया जाता है, इनऑर्गेनिक टाइप के हैं ये सारे के सारे, और डिग्रेड तो होते नहीं है। क्या करते हैं आगे जाके? सीवर लाइन को क्या कर देते हैं? चोक कर देते हैं, है ना। चलिए जी ये बातें हुई कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सबकी डेंसिटी स्टडी करते हैं। देखो डेटा जहां से पॉसिबल है ना, जो पूछा जा सकता है वो मैं आपको दे रहा हूं और आपको वो वैसे का वैसे रटना भी है। ठीक है जी, आपको डेटा देता हूं मैं, तीनों की डेंसिटी लिखवाता हूं यहाँ पे, गार्बेज रबिश की, और इसके अलावा एक 4th कैटेगरी का और आपका वेस्ट आएगा, उसकी भी डेंसिटी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी लिखवा रहा हूं, मैं गलत ना लिख दूं इसलिए मैं देख के लिखूंगा भैया बिल्कुल। और ये है आपका रबिश, और रबिश की डेंसिटी कितनी होगी भैया? ये होगी 50 to 400 आपकी केजी पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है क्या? ये आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं डेंसिटी आपकी किसकी? एशेस की, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, पहले आप डेटा ले लो। डेंसिटी ऑफ एशेस ये आपकी कहां तक चली जाती है? ये चली जाती है आपकी 700 to 850 केजी पर मीटर क्यूब। चलिए जी ये बात भी क्या बोले सर हम समझ में आ गई हमारे। आगे बढ़ो फिर थोड़ा सा, एक और बची है डेंसिटी, है ना, मैंने 3 लिखी थी मुझे याद है। रबिश की बता दी मैंने आपको, रबिश की नहीं दी मैंने आपको। ये डेंसिटी किसकी है? रबिश और गार्बेज, अच्छा जी रबिश की मैंने आपको दी 50 to 400, सही है। गार्बेज रह गया एक, गार्बेज की ले लो आप। गार्बेज की डेंसिटी जो है ना आपकी वो कितनी है? वो है 450 to 900 केजी पर मीटर क्यूब। तीनों का ना एक ही साथ कंपैरिजन करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि ना आपकी समझ में आ जाए कि इनमें सबसे ज्यादा सॉलिड कौन है, और सबसे सॉलिड का मतलब ये है कि इनमें सबसे ज्यादा भारी कौन है और किसका ट्रांसपोर्टेशन कठिन है थोड़ा सा। बात देखो अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ रबिश की, तो देखो 50 to 400 केजी पर मीटर क्यूब है, और एशेस की बात करूं तो 700 850। और ये कहां से आती थी? ये आप जो चूल्हा वगैरह पुराने टाइम के अंदर आप चूल्हा जो यूज करते थे ना,
वो है ये चूल्हा है ना। ऐश कहां से निकली, वहीं से निकली, या हमने फिर फ्लाई ऐश पड़ा है, उसका डिस्पोजल का तरीका हमने पढ़ ही लिया। और वैसे भी ये जो वेस्ट है ना आपका एशेज वाला, ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर ना आता भी नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर वही चीजें आती है जिनके साथ म्युनिसिपैलिटी डील कर सकती है, एशेज के साथ थोड़ी कर सकती है। तो वैसे भी हवा में उड़ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, हम लोग डाल देते हैं, अलग बात है अगर किसी के पास होती है तो, है ना ऐश। चलिए आगे आते हैं गार्बेज के पास। गार्बेज के पास आपको पता है कि सेमी सॉलिड भी है यहाँ पर मटेरियल, और आपका सॉलिड भी है। और ये ऐसा वेस्ट है क्या जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी के वेस्ट के अंदर होता है, और ये होता है 452, डेंसिटी जो है इसकी 900 kg पर मीटर क्यूब, मतलब सबसे ज्यादा डेंस ये। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन करना भी कठिन है थोड़ा सा, बस यही दिक्कत है, यही आपको यहाँ पर समझना था। तीनों डेटा स्टार मार्क करके आपको याद करने हैं। 50 से 400 kg पर मीटर क्यूब रबिश का, एशेस का 700 से 850, लास्ट आपका जो है गार्बेज 450 to 900 kg पर मीटर क्यूब, ये भी आपको याद करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी का डेटा मैंने आपको दे दिया, यहां तक इतना डेटा पॉसिबल था। अब थोड़ा डेप्थ में उतरते, थोड़ा अंदर चलते हैं। हाँ जी, एक और बात आती है रिफ्यूज, ये वर्ड भी आता है आपको कई बार मिलता है। रिफ्यूज क्या चीज होती है? देखो रिफ्यूज वो चीज है जिसको आपने कह दिया कि नहीं अब ये मेरे इस्तेमाल की नहीं है। क्या यहाँ पर ऑटोमोबाइल वगैरह, समझ रहे हो, ऑटोमोबाइल वगैरह के जो आपके पार्ट्स बचे हुए क्या वो भी रिफ्यूज होते हैं क्या? क्या आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? रिफ्यूज की कैटेगरी, मतलब रिफ्यूज कर दिया, उसका यूजफुल लाइफ टाइम पीरियड पूरा हो गया, या हमें लगा कि बस हमने कर लिया अब पुरानी है फेंको, ये आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज के भी कुछ टाइप पॉसिबल है, जैसे कि आपका हाउस रिफ्यूज भी हो सकता है ना, घरों वाला भी हो सकता है। जैसे आपको लगा कि ये फ्लोवर पोट अब मेरे किसी काम का नहीं है, वेस्ट हो गया, टूट गया, फेंको, तो ये क्या हो गया? रिफ्यूज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होता है स्ट्रीट रिफ्यूज। इससे तो आप भली भांति परिचित हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है स्ट्रीट रिफ्यूज कौन सा है। और थर्ड आपका भैया ट्रेड रिफ्यूज। अब यहाँ पर ना देखो, स्ट्रीट रिफ्यूज के अंदर अपना विमल वाले मत परेशान हो जाना कि सर आपने हमारा नाम नहीं लिया, है ना। तो देखो आप समझ गए होंगे स्ट्रीट रिफ्यूज कौन से है। इसके बाद में आता है लास्ट आपका ट्रेड रिफ्यूज, है ना। ट्रेड रिफ्यूज जो है वो आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या किसी पर्टिकुलर एक में बात करूं किसी आपके गैराज की, तो वहां पर जो निकले हुए वेस्ट फिर वहीं पे चले गए ऊपर की तरफ, ये आपका रिफ्यूज का डेटा था। रिफ्यूज आप समझ गए ना, जो चीजें या तो हमारे यूज के बाद में क्या हो गई, हमें नहीं चाहिए, फर्दर हमारे यूज नहीं आ रही, हमने डिस्कार्ड कर दिया उनको, या फिर ऐसी जिनका यूजफुल लाइफ टाइम पीरियड पूरा हो गया, वो क्या है आपके रिफ्यूज है। स्ट्रीट रिफ्यूज की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको पता है जो भी कचरा आप गलियों के अंदर डाल देते हो नॉर्मली, है ना, सफाई करने के बाद, चाहे वो घर की हो चाहे म्यूनसिपली वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो तो ज्यादातर अपना कचरा उठाने जाते हैं। भैया ये गंदी आदतें हमें ही है, हम हमारा कचरा नहीं उठाते। हम कहीं भी कुरकुरे खाए पैकेट चल फेंक दिया, चिप्स खाए पैकेट फेंक दिया। चलिए अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रीट रिफ्यूज कौन सा है। विमल वाले मत परेशान हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सीपीसीबी का एक डेटा है, सीपीसीबी मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने एक डेटा दिया और इन्होंने बोला कि 0.1 kg से लेकर आपका 0.5 kg तक आपको कहां से भैया, ये आपका स्मॉल टाउन से कहां तक मिलेगा आपको, लार्जर सिटीज के अंदर मिलेगा। ये आपका क्या है भैया, ये आपका कंजम्पशन है किसका भैया, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, इतना हो रहा है कंज्यूम। भैया बात समझ में आ रही है क्या? क्यों ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि ये वो वेस्ट है जो एनर्जी बनाने में काम ले लिया, मतलब जिसका यूज हो रहा था, लेकिन कंज्यूम पर कैपिटा कितना हो रहा है, किसी का 100 ग्राम, किसी का 500 ग्राम हो रहा है। ठीक है जी, आ रही के बात। मेरे को ये वर्ड थोड़ा सही नहीं लग रहा, कंज्यूम में भी यहां पर कंज्यूम आना चाहिए नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। कंज्यूम नहीं है भैया, ये है ना, कंज्यूम नहीं है, ये क्या है, जनरेट है। वाटर वाला दिमाग में रह गया और मैंने कंजम्पशन लिख दिया वहां पर। देखो पर कैपिटा आपका कितना जनरेट हुआ, और सॉलिड वेस्ट जो है ना वो देखो कितना जनरेट हुआ, 0.1 से लेकर 0.5 kg के अंदर। सीपीसीपी डेटा है आपका स्मॉलर सिटी से लेकर लार्जर सिटी तक, ठीक है। अभी वेस्ट से हमें गैस वगैरह नहीं बनानी, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर गैस वगैरह बन रही है तो भैया नहीं बन रही, अभी नहीं बन रही, अभी सिर्फ कचरा आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, सैनिटरी लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग, सब आगे पढ़ेंगे। 0.1 kg से लेके 0.5 kg तक आपका स्मॉलर टाउन में लार्जर सिटी तक क्या हो रहा है आपका, ये जनरेट हो रहा है सॉलिड वेस्ट, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। ये एक डेटा आपका सीपीसीबी का आपके काम का है जो मैंने आपको यहां पर दे दिया।
और अगर बात करें ना आपकी सॉलिड वेस्ट की, तो ये समर्स के अंदर ज्यादा बनता है। कितना ज्यादा बनता है? नॉर्मली जो आपके नॉर्मल डेज के अंदर है जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उससे 25% क्या हो रहा है, ज्यादा जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? 25% ज्यादा जनरेट हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे सर गन्ने का जूस चलता है, गन्ने के छिलके, भैया नींबू के कटे हुए पार्ट्स है ना, कहीं पर नींबू निचोड़ किसी ने फेंक दिया तो वो भी, इसलिए आपका 25% क्या होता है, ज्यादा सॉलिड वेस्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है समर्स के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और हम एक और टेबल की बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है और काम में आने वाली टेबल है। इस टॉपिक के अंदर पूछा भी जा सकता है इसके अंदर से। अब टोटल जितना भी वेस्ट, जितने भी कैटेगरी का हमने वेस्ट पढ़ लिया, वो कितने परसेंट इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है सिटी के अंदर, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं आपके पास कंस्टिट्यूएंट, याद करना है आपको। कंस्टिट्यूएंट के अंदर सबसे पहले मैंने यहां लिखा गार्बेज, और यहां पर आपकी क्या है, यहां पर आपकी कॉम्पोजिशन है डिस्पोजल की, कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्पोजल इंडियन सिटी के हिसाब से है कॉम्पोजिशन जो है। यहां पर गार्बेज है और गार्बेज की कॉम्पोजिशन कितनी है, 45% है ना। और कैसे है ये कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्पोजल, बाय वेट, वेट के अंदर बात हो रही है ना। अगर 100% वेट लूं मैं तो गार्बेज कितना होगा, 45% होगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर रबिश की, तो रबिश के अंदर आपने पढ़ ही लिया, पेपर है ना, ग्लास, ये सारे के सारे आपके, और ये कितने हैं 15% तक बाय वेट। 100% के अंदर इनकी कितनी हिस्सेदारी है, सिर्फ 15%। गार्बेज की सबसे ज्यादा 45% है। आगे बढ़ते हैं और आगे है आपकी फाइन डस्ट, सिल्ट और सैंड, इनके अंदर कितना है आपका 25%। ठीक है जी। अब बात आती है एशेस की, है ना, तो जो आपके एशेस वगैरह हैं ये कितने हैं 15%। अच्छा जी, अब आप इसको ना टोटल करोगे तो 100 होना चाहिए। देखो 25, 15, 15, 30 और आपके 45 हो गए ना, 100 हो गए जी, बिल्कुल 100% हो गया। ये टोटल वेट जो है आपका 100% हो गया। अब बात करते हैं, अगर इस टोटल वेस्ट को हम एक साथ इंक्लूड करें तो इसकी डेंसिटी कितनी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, और ये टेबल एज पर द स्टैंडर्ड डेटा है आपकी सिटीज की, जो इंडिया के अंदर एक एवरेज निकाला गया बाय वेट की कॉम्पोजिशन जो है डिस्पोजल की कितनी है, एवरेज, है ना। अब देखो जी डेंसिटी इसकी कितनी होगी इस मिक्स की, इसकी है आपकी 400 से 600 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और कैलोरीफिक वैल्यू, ये जरूर याद करना है। ये पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर जो आपकी एक एवरेज सिटी है, या मान लो टोटल जो एवरेज निकाला गया, यूं पूछे तो आपको बाय वेट अगर कॉम्पोजिशन ये मिले इनमें से कोई भी, तो आपको ये याद तो रहना चाहिए ना कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू जो है हम बना रहे हैं इस सॉलिड वेस्ट से। अगर हमारे पास 100% सॉलिड वेस्ट है तो हम उससे कितनी आपकी जो गैस है ना, देखो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जो सीवेज वाला वेस्ट होता है उससे आप मिथेन गैस बनाते हो। उस मिथेन गैस की हेल्प से क्या होता है, जनरेटर के अंदर जो आपकी शाफ्ट होती है, शाफ्ट को घुमाया जाता है और फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना। CH4 के क्या होता है, बड़े बड़े बलून भर लिए जाते हैं, उनके अंदर बहुत गैस आती है ना। यहाँ पर जो ये कचरा है ना, इनका जो डिस्पोजल है ना, इनके थोड़े अलग मेथड है, सीवेज की तरह इनके मेथड नहीं है, थोड़े अलग मेथड है। उनको हम आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उनमें स्टडी करेंगे। चलिए कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपकी, इसकी यूनिट में आपको दे रहा हूं किलो जूल पर केजी, याद रखना है। और ये है आपकी 5000 से 6600। ठीक है जी, ये सारा कुछ है। और एक आपको मैं और दे रहा हूं यहां पे कि हीट कितनी जनरेट होगी, हीट जनरेटेड फ्रॉम गार्बेज से, बात समझ में आ रही है, गार्बेज से कितनी हीट जनरेट होगी, ये आपकी 0.243 किलो कैलोरी पर केजी, या आप यूं बोल लो ये आपका होगा किलो। ठीक है, दोनों यूनिट आप याद रखेंगे, यहां पर किलो जूल पर केजी कर लो। ठीक है, ये आपका डेटा है, ये आपको याद होना चाहिए भैया। अभी तक हमने कितने डेटा पढ़ दिए, सीपीसीबी का डेटा पढ़ा, ठीक है। आपका सॉलिड वेस्ट जो है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 0.1 से लेकर 0.5 केजी तक हमने पढ़ा। और ये एक एवरेज के लिए दिया गया कि हम हर रोज एक आदमी जो है पर कैपिटा कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने टोटल सॉलिड वेस्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ा, 100% के अंदर कितना कितना किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इस कॉन्ट्रीब्यूशन की जब टोटल किया हमने तो डेंसिटी कितनी पाई, 400 से लेकर 600 kg पर मीटर क्यूब। और कैलोरीफिक वैल्यू देखो 5000 से 6600 kg, किलो जूल पर केजी है ना, सॉरी किलो जूल नहीं, किलो जूल पर केजी, सही बोल रहा हूं मैं। ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट भी जो है आपको दोनों याद रखनी है। गार्बेज का भी इंपॉर्टेंट है ना।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो यहां पर ना न्यूमेरिकल अगर बन सकता है तो वो सैनिटरी लैंडफिल पर बन सकता है, जो कि मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन एक चीज और बताऊं, अगर वो डेटा का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही कोई ना कोई छोटा जो डेटा है आपसे उठाकर पूछ ले जाएगा। पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, अगर क्लास ए क्लास बी टाइप के ना व्हीकल्स वगैरह पूछो, अपने पढ़ेंगे उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है मेरे पास सारा कंटेंट है, तैयार है, बस आप ये लेक्चर लो। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।